हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बच्चों चैप्टर नंबर 7 के बारे में, यानी पार्ट 7 के बारे में, पौधों को जानिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से 6 पार्ट करवा दिए हैं। 6 चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं बेटा, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपने सीखी। आज हम बात करेंगे पौधों को जानिए के बारे में। हालांकि पौधों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, अब तक जितना भी हमने जाना है उसके बारे में हमें पता है, वहां तक तो हमें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान मिल चुका है। कैसे? हमने पढ़ा था बेटा कि पौधे हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, पौधे बारिश करने में मदद करते हैं, पौधों से लकड़ियां, पेड़ पौधों से लकड़ियां मिलती है जिससे कि बेटा आप फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं, पलंग कुर्सी टेबल आदि बनाते हैं। और इतना ही नहीं बेटा, पौधों से हमें औषधियां मिलती हैं, खाद्य सामग्रियां मिलती हैं। हमने पुराने पाठों में जाना हुआ है कि कैसे हम पौधों के विभिन्न भागों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम पौधों के जड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पौधों के तनों का, शाखा का, पौधों की आप कह सकते हैं पत्तियां, फूल, और इन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, फलों का भी। तो कहीं ना कहीं हम पौधों के इस्तेमाल के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया पौधों से हमें क्या फायदा, बारिश होती है, पौधों से हमें क्या फायदा, अरे सर क्या पूछ रहे हो, हमें भोज्य पदार्थ देते हैं। पौधों से और क्या मिलता है? औषधियां मिलती हैं दवाइयां बनाने के लिए। और क्या मिलता है भाई? हमें पौधों से जो है बेटा लकड़ियां मिलती हैं। तो ये सभी चीजें हमें पता है, सिर्फ हमें उनके उपयोग के बारे में पता है। क्या आप लोगों को पता है बेटा कि पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं? पता तो है। कैसे? जब आप कभी अपने आसपास के बाग बगीचों में अवलोकन करें, या फिर आपके घर में बेटा गमले हैं, तो आप गमलों के अंदर आप देखें, नोटिस करें, एक गमले में अलग प्रकार का पौधा है, दूसरे में अलग प्रकार का पौधा है। यानी कि पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं बेटा जो बहुत मोटे होते हैं और मतलब बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पतले छोटे पत्तों के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कह सकते हो जमीन के ऊपर लेटे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छतों पर क्लाइंब कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो क्या सच में हम पौधों के बारे में डिटेल में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और अगर नहीं जानते हैं तो चैप्टर के साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग अभी तक मेरी बकवास सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटा आप लोग सच में इस चैप्टर से कुछ सीखना चाहते हैं। और अगर सच में सीखना चाहते हैं तो बस मेरा थोड़ा सा साथ देना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए जानते हैं पार्ट 7 को, पौधों को जानिए के बारे में। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। यानी आप बेटा जिस जगह पर भी रहते हैं, अभी फिलहाल आप घर पर हैं, या फिर आप स्कूल में जाते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई बाग बगीचा है, तो वहां पर जाएं और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों का अवलोकन करें। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं? बिल्कुल देखते हैं। हर एक पौधा बेटा एक ही प्रकार का नहीं होता, कुछ छोटे होते हैं, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, इस लड़के ने पूरे के पूरे पेड़ को ढक दिया है, लेकिन इसने नहीं ढका है, पेड़ ने इसको ढक दिया है। यानी पेड़ का जो तना है बेटा वो इतना मोटा है कि पूरा लड़का ये ढक गया। वहीं पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती है। कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल मिट्टी के ऊपर लेटे होते हैं, घास फूस टाइप के। तो वही कह रहा है क्या कि विद्यालय में जाइए या आप आसपास में देखिए कि कोई ऐसा पौधा दिख रहा है जो धब्बों के समान बहुत छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। कुछ पौधों की पत्तियां बेटा हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती है, यानी कि कुछ लाल लाल सी पत्तियां दिखाई देंगी आपको। कुछ पौधों के फूल बड़े होते हैं एवं लाल हैं, कुछ के नीले हैं, कुछ पौधों में पुष्प होते ही नहीं है। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। बिल्कुल देखे होंगे बेटा। आप लोग अलग अलग प्रकार के पौधों से घिरे होते हैं, और यही विशेषता होती है बेटा कि अगर अगर अलग अलग प्रकार के पौधे नहीं होंगे तो आप सोच कर देखिए कि क्या हमारी जो बेसिक नीड होती है, जो हमारी जरूरतें हैं, वो पूरी हो पाएंगी। आपने देखा कि मेरे को ना आम खाने का मन कर रहा है, और बहुत ही सिंपल है बेटा, आम खाने का मन कर रहा है तो क्या करेंगे? अरे जाएंगे, आम खरीदेंगे और खा लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आम और अमरूद और केले क्या एक ही पेड़ पर उगते हैं? अगर बेटा एक ही पेड़ पर उग रहे होते तो ये सभी फल भी एक जैसे होते। इन सभी का स्वाद अलग होता है, इन सभी का मौसम अलग होता है, इन सभी के अंदर पोषक तत्व अलग होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन सभी के पौधे भी अलग होते होंगे। तो सिंपल सी बेसिक सी चीजें अभी तक हमें क्या समझ में आई कि ये यही कि हमारे आसपास में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें, और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में पता चलेगा। उनके बीच में हम अंतर समझ पाएंगे, अंतर समझने में हमें सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं कर सकते तो मैं अभी बताऊंगा।
आप समझ लेंगे। और कहता है क्या, इन भागों को भरिए। यहाँ पर एक आपको जो है नंगा पुंगा पौधा दिखाया गया है। नंगा पुंगा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं है। इसका हमें नामांकन करना है कि कौन सा भाग है, क्या है। तो आपने पढ़ा था बेटा, जो सबसे नीचे पाया जाता है इसे, ये चीज कहलाती है आपकी मूल रोम, यानी कि जो जड़ें होती हैं, और जो सबसे मेन मेन होता है उसे हम कहते हैं। तो ये आपके पास हो गई जड़ें, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो है पत्तियां हो गई। ये आपके पास जो है क्या हो गया, तना हो गया। ये क्या हो गया, शाखा बेटा। ये तो क्या कहेंगे हम, इसको शाखा कहेंगे, जनरली इसको शाखा कहेंगे क्योंकि ये पत्तियों की डंडी है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम इसे फूल कह देंगे। ये फूल जैसा कुछ दिख रहा है हमें। तो इस प्रकार से आप जो है ना वो वर्गीकरण कर सकते हैं। फूल ऊपर भी बेटा, यहाँ पर भी फूल है, ठीक है। ये फूल थोड़ा खिला नहीं है तो आप इसे कली कह सकते हैं। ये फूल खिल गया है। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर फल भी है। ये शायद मिर्च का पौधा है, पता नहीं, देखने से तो यही लग रहा है। अब क्योंकि मिर्च या फिर जो आपके वो होते हैं बीन्स होते हैं बेटा, ये ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, तो इसीलिए ये शायद मिर्च का पौधा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर नामांकित करनी है और आपको लिख लेना है। जैसे आप लिखेंगे इसमें पत्तियां, इसमें लिखेंगे बेटा आप शाखा, इसमें लिखेंगे आप फूल, इसमें लिखेंगे फल इत्यादि। ये हो गया आपका जड़। और ये क्या हो गया बेटा आपका, ये क्या कहलाएगा बताओ, तना। तो इस प्रकार से आप इसको नामांकित कर लेंगे। अब कहते हैं क्या कि चलिए प्रकृति का भ्रमण करते हैं, प्रकृति को जानते हैं, प्रकृति को समझते हैं। बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं बेटा तो हमारा इस धरती पर आना बेकार है। क्योंकि जिस प्रकृति से हम चीजों का उपयोग करते हैं बेटा, कम से कम उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेड़ पौधों के प्रकार नहीं पता होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड़ देख तो लेते हैं पर उन्हें पता नहीं होता कि ये किस प्रकार का पेड़ है। जो हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं बेटा, जो कॉमन होते हैं, जो हर जगह ऑलमोस्ट दिखते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए कहते हैं क्या कि आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हम हमारे मित्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि मित्र के बारे में आप सब कुछ जानते हो। हर किसी का अपना एक हिडन फैक्टर होता है, वो चीजें छुपाने का होता है। मतलब हर चीजें हर किसी को नहीं पता होती है, लेकिन हम अपने मित्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर टाइटल में लिखा है बेटा कि चलिए पौधों के बारे में जानते हैं, उनसे मित्रता करते हैं। बिल्कुल करेंगे बेटा, क्योंकि हमें पौधों के बारे में पता होगा तो पौधे हमारे क्या बन जाएंगे, मित्र। नाउ अब हमारे पास है 7.1 शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। पहले हम समझेंगे कि शाक की कैटेगरी में किसको डालते हैं, झाड़ी की कैटेगरी में किसको डालते हैं, और वृक्ष की कैटेगरी में हम किसको डालते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उनमें से कईयों को बेटा कहा जाता है शाक, कईयों को कहा जाता है झाड़ी, और कईयों को कहा जाता है वृक्ष। शाक बेटा सबसे छोटे होते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं। जैसे आप अपने दिमाग में शाक आते ही समझ लीजिए पालक की बात, तो पालक छोटे होते हैं। वहीं पर झाड़ी की बात की जाए तो झाड़ियां जो है वो थोड़ी बड़ी होती है। जैसे कि बेरी की झाड़ियां होती है, लाल कलर की जो बेरी होती है बेटा, उनकी झाड़ियां होती हैं, जो मतलब आपके ऑलमोस्ट आपके जितनी हाइट के होते हैं वो झाड़ियां होती हैं। बहुत सारी शाखाएं निकली होती है उनमें, और वो ज्यादा मोटे तनों से नहीं बने होते हैं। उनके तने जो है वो पतले होते हैं पर बहुत सारे होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वृक्ष की, तो वृक्ष के बारे में तो क्या कहना है, वृक्ष क्या होंगे बेटा, वृक्ष होंगे जो बड़े बड़े होते हैं, मतलब मोटी शाखाएं, बड़े बड़े तने, बड़े बड़े पत्ते, फल भी बड़े। अब इसमें अगर मैं क्लासिफाई करने के लिए बोलूं तो आप इसे बोलेंगे बेटा क्या, वृक्ष। ये क्या है आपका पहला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये बच्चा लिपटा हुआ है, दिस इज वृक्ष। एंड अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये है हमारा क्या बेटा बताओ, दिस इज कॉल्ड झाड़ी। ठीक है, ये झाड़ी होगी। और वहीं पर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर एरो हेड से आप देख सकते हो, इन्हें हम कहेंगे शाक। तो वही कह रहा है कि चलिए अब हम कुछ समझते हैं क्रियाकलाप के जरिए। क्रियाकलाप है हमारे पास एक, उन पौधों के तनों एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। यानी कि उनको गौर से देखना बेटा जो आपसे कम लंबे हैं। आपसे कम लंबे का मतलब कि आप अभी 6th क्लास में हैं तो ऑलमोस्ट आपकी जो उम्र होगी बेटा वो 11 साल की होगी। यानी 10 साल, 11 साल, 12 साल, इन तीनों में से एक हो गया आपका। या तो आप 10 साल के होंगे बेटा, या 11 के, या 12 के होंगे। ठीक है, डेफिनेट सी बात है। तो ये कह रहा है क्या कि 10 साल के हैं तो आपकी नॉर्मल हाइट जो होगी वो अभी 4-4.5 फीट होगी, 4.5 फीट के आसपास में होगी आपकी हाइट। अब कह रहे हैं क्या कि आपके हाइट से छोटे जो पौधे आपको आसपास में दिखाई देते हैं उनको देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। कुछ आपसे छोटे होंगे बेटा, छोटों में बहुत छोटे आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। यानी मैंने कहा कि एक पालक के पौधों की बात की जाए तो पालक तो बहुत छोटे होते हैं, हमारे हाथ के जितने होते हैं, इतने बड़े या इतने बड़े होते हैं।
तो ये बहुत छोटे हैं, हमारी हाइट की कंपैरिजन में बेटा ये बहुत छोटा है। तो कुछ आपसे बहुत छोटे होते हैं, कुछ आपसे बराबर की लंबाई के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपसे बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि कोमल है अथवा कठोर। यानी कि आप तने को स्पर्श करेंगे, उसका जो तना होगा बेटा उसको स्पर्श करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखें, तोड़ना नहीं है, मोड़ने की कोशिश करना है। इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए, वही बोल रहा है, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं, तोड़ना नहीं है, मैंने बोला आपसे। लंबे पौधे के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। यानी कि अब आपने देखा कि जो सबसे बड़ा पौधा आपके आसपास में है उसकी आपको लंबाई मापनी है। बहुत ही सिंपल सी चीज अब तक हमने क्या देखी, यानी इस क्रियाकलाप में था क्या, क्रियाकलाप जो अभी हमने एक किया इसमें क्या कह रहा है भैया, कुछ नहीं करना आपको क्या करना, बगीचे में जाना है, बगीचे में जाकर आसपास में जो भी बगीचा होगा उसमें जाना है, और उसमें जाने के बाद आपको कुछ अवलोकन करना है। अवलोकन में क्या करना है आपको, उसकी कुछ पत्तियां तोड़नी है। ठीक है, पत्तियां अगर आप नहीं भी तोड़ते हैं तो चलेगा, कुछ तोड़ने का मतलब एक दो ही तोड़ना बेटा, बहुत सारे नहीं तोड़ के जमा कर लेना, क्योंकि पत्तियां हमें नहीं तोड़नी चाहिए। पर अगर आप अवलोकन करने के लिए तोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक दो पत्तियां आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखें कि पौधा अगर बहुत छोटा है बेटा, उसमें पत्तियां ही 3 4 5 है, तो बेटा उसमें पत्तियों को तोड़ना नहीं है, वहीं पर लगे लगे आप उसे छूकर महसूस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि आप उनके पत्तियों को महसूस कीजिए, उनके तनों को, उनकी शाखाओं को महसूस कीजिए कि वो कोमल है या नहीं। फिर उसको बैंड करने की कोशिश कीजिए कि वो मुड़ पा रहा है कि नहीं मुड़ पा रहा है। अगर मुड़ रहा है तो बताना है, नहीं मुड़ पा रहा है तो बताना है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं क्या कि कुछ यहाँ पर पौधों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है बेटा। सारणी 7.1, कभी भी ध्यान रखें बेटा, क्रियाकलाप सिर्फ समझाया जाता है, टीचर आपको समझाएंगे, करवाएंगे, पर उसके आधार पर टेबल को भरना आपका काम होता है। क्योंकि जो चीजें आप सीधे तौर पर सीखते हैं, यानी जब आप ये क्रियाकलाप करोगे और सीधे तौर पर सीखोगे तो इसको आपको रटना नहीं पड़ता, आपको हमेशा याद रहता है। अच्छा कैसे करना था, और वैसे बताया था ना हमारे सर ने, तो इस तरीके से आपने याद रख सकते हो। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं, और सारणी 7.1 पौधों के संवर्ग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है पौधों का नाम, आपको टमाटर के पौधे लेने हैं, आम का और नींबू का लेना है। जो टमाटर का पौधा है वो छोटा है, और आम बहुत लंबा होता है, और नींबू जो है वो थोड़ा लंबा होता है, यानी आपकी ऊंचाई की तुलना में होता है या आपसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। वहीं पर आम के पौधों की बात की जाए तो बहुत बड़ा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या टमाटर टमाटर जो छोटा है उसका तना हरा है? हाँ जी है। क्या आम का तना हरा है? नहीं, उसका तना हरा नहीं मिलेगा बेटा आपको, आम के पेड़ की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या नींबू का तना हरा है? नहीं है। कोमलता की बात करें, टमाटर कोमल है? हाँ, टमाटर का जो तना होता है बेटा वो कोमल होता है। ठीक है, आम के बारे में क्या ख्याल है? कोमल नहीं है, ठीक है, मृदु है ये। नींबू की बात करें, थोड़ा बहुत, तो यहां पर आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, लिख सकते हैं यहां पर, समझ में आ गया? या फिर नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, कोमल तो नहीं होता ये, पर हाँ ये है कि बहुत कठोर भी नहीं होता है। टमाटर मोटा नहीं होता है, आम मोटा होता है, नींबू मोटा नहीं होता है। कठोरता की बात की जाए, आम कठोर है, नींबू कठोर है, और टमाटर कठोर नहीं है। समझ में आ गया? नींबू के बारे में भी आप कह सकते हैं मोटा होता है, पर बहुत मोटा नहीं होता है, थोड़ा मोटा लिख सकते हैं आप इसमें, बहुत मोटा नहीं होता। ये नींबू के ना जो तने होते हैं वो ज्यादा मोटे नहीं होते बेटा, इतने से कुछ आते हैं, इतने से आपके हाथों में आराम से आ जाएंगे। जबकि आम का जो पेड़ होता है वो आपके हाथों में क्या, आपके बाजुओं में भी नहीं आता है। ठीक है, तने के आधार से शाखाएं जो निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? तने के आधार से निकलती हैं, बताइए क्या तने के आधार से निकलती हैं? हाँ, यहां पर हाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आम तने के आधार से निकलती है, बताओ हाँ या ना, बताओ। तने के आधार से निकलने का क्या मतलब है कि भैया जहां तना होता है ना उसके शुरुआत से ही निकल जाती है, जबकि पेड़ पौधों में जो है वो उसके आधार से नहीं दिखता, ऊपर चोटी पर दिखता है वो आपको। तो टमाटर में तो हाँ आ जाएगा, आधार से है, क्योंकि वो बिल्कुल झाड़ियों की तरह होते हैं। आम में नहीं आ जाएगा। उसके बाद तने के ऊपर से तने के ऊपर से निकलता है, तो टमाटर में ऊपर से निकलता है या आधार से निकलता है? तो देखो इसमें अगर ये आधार से निकला तो ऊपर से नहीं आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? और ये ऊपर से नहीं आएगा, ये आधार से निकलता है। उसके बाद पौधों का संवर्ग, ये शाख है, ये वृक्ष है और ये झाड़ी है। तो इस तरीके से हमने बेटा इन तीनों के बारे में बात की। अब यहां से तालिका से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तालिका हमको क्या सिखाना चाह रही है। यानी ये जो सारणी है बेटा,
इस सारणी से आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है? भैया हमने क्या सीखा? तो सीखा क्या? टमाटर, टमाटर के पौधे छोटे होते हैं। आम का पौधा बहुत बड़ा होता है, पौधा नहीं कह सकते, उसके पेड़ का नाम देंगे, क्योंकि पौधे थोड़े छोटे लेवल के मतलब आप कह सकते हैं पौधों मतलब पेड़ पौधों को कैटेगराइज करते हैं जो थोड़े हमारे हाइट के होते हैं। और नींबू जो है थोड़ा लंबा होता है, नींबू जो है वो थोड़ा लंबा होता है पर बहुत लंबा नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो झाड़ियां होती हैं बेटा और जो शाख होते हैं वो हरे होते हैं, और झाड़ियां जो हैं आपकी जो होती हैं वो हरी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये पेड़ पर निर्भर करता है। हाँ, वो बात अलग है कि तालिका के आधार पर आपको भरना है। तो 3 यहां पर आपको भरकर बताए गए हैं, तीनों से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो चीजें हमने सीखी इससे क्या क्लियर हुआ। कहते हैं कि हमने जो कुछ भी जाना, यानी हमें यह भी जानना चाहिए कि जो शाखाएं हैं उसके पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है या नहीं। ये बातें भी हमें समझनी चाहिए जो ऊपर यहाँ पर लिखा है ना कि आप उसे मापिए मोटाई को, और साथ ही ये भी सीखिए कि उसके आधार से निकल रही है या नहीं निकल रही है। कहते हैं क्या कि हम प्रेक्षित सभी पौधों के जो सारणी है, यानी कि पौधों को जो सारणी 7.1 में वर्गीकृत किया गया है उसमें और भी कुछ पौधे लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं, आप और अधिक पौधों के लिए 1 2 3 कॉलम जो खाली छोड़े गए थे बेटा उसको आप भर सकते हैं, और उसको पढ़कर कॉलम 4 को भरना है हमें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बेटा कर लेना है। तो यहां पर आपका 1 2 3 ये 3 जो खाली रह गए इनको भरना है। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्ग के अंदर वर्गीकृत करते हैं, यानी कि 3 संवर्ग आ जाते हैं बेटा, एक शाख, दूसरा वृक्ष और तीसरा आ जाता है आपके पास झाड़ी। ये वर्ग है शाख, झाड़ी और वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दिखाया गया है, इसके आधार पर बेटा आप समझ सकते हैं। तो जो हमारे ये देखिए आप, ये जो है हमारा क्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। जो ये है बेटा शुरुआत से ही है और इसके तने पतले से हैं, तो ये बेटा आपकी हो गई शाख, ठीक है, जो हल्के पुल्के होते हैं। दूसरा आ गया आपके पास, इसके तने बहुत ज्यादा सघन है और है आधार से ही, तो ये आ गई आपकी झाड़ी। उसके बाद अगर हम वृक्ष की बात करें तो इसमें ऊपर से हैं और मोटे हैं, पत्ते भी ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा सघन है, तो ये कहलाएंगे बेटा आपके वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, यानी कहने का मतलब इसमें मुख्यतः 1 2 शाखाएं ही होती हैं। किसमें? शाख में। तो शाख हल्के फुल्के होते हैं, सॉफ्ट होते, कोमल होते हैं और कई शाखाएं नहीं होती हैं इसमें। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। यानी कहने का मतलब झाड़ी की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? ऐसे पौधे को हम झाड़ी कहते हैं जिनके शाखाएं या जिनकी शाखाएं उनके आधार से निकलती हैं। तना कठोर होता है पर बहुत कठोर नहीं होता, बहुत मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ियां कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ होते हैं और गहरे होते हैं, हरे नहीं होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यानी इसमें तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और इसमें बेटा तने के निचले भाग से निकल रहे थे, आधार से। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। तो ये वृक्ष की परिभाषा है। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 कॉलम 4 को भर सकते हैं? कॉलम नंबर 4 देखिए क्या है बेटा, कॉलम नंबर 4 ये है। देखिए क्या भर सकते हैं, बिल्कुल ये भरा हुआ है पहले से, शाख, वृक्ष और झाड़ी। कॉलम 1 में उनकी ऊंचाई है, कॉलम 2 में बेटा तने के बारे में है, मोटा है, हरा है, कम मोटा है, कठोर है, और वहीं पर कॉलम 3 है शाखाएं कहां से मिलती है, तने के आधार से या तने के ऊपर से हो सकता है बेटा। और उसके बाद हमने इसको वर्गीकृत किया किसमें? वृक्ष में, और बेटा किसमें किया हमने? शाख में, और बताओ और झाड़ियों में। बिल्कुल सही। चलिए अब पहेली के दिमाग में सवाल आता है, वो जानना चाहती है कि कुछ मनी प्लांट जैसे पौधे या सेम, लौकी जैसे जो पौधे होते हैं उनके तने किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से वो शाख, वृक्ष और झाड़ियों से भिन्न है, उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। ये सब सवाल उसके दिमाग में आते हैं। तो कह रहा है कि आप पहेली जानना चाहती है मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए,
ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें ये सब कुछ मदद करना है, पहेली की मदद करनी है जिससे कि वो समझ सके। तो कहते हैं क्या कि ये सभी जो पौधे होते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा अंगूर के बारे में, सेम के बारे में बेटा, या लौकी के बारे में, इनके जो तने होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हैं इसे, जैसे छोटे बच्चे जब तक 9 महीने के नहीं हो जाते हैं तो वो अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू नहीं करते हैं। यानी उनको खड़े होने के लिए जो ताकत की जरूरत होती है वो उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में नहीं होती है। यही वजह होती है कि बच्चों को चलने में 8-9 महीने लग जाते हैं। कई बच्चे जो है वो बेटा 1 साल के बाद भी चलते हैं। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर जितने भी पौधों का नाम हमने लिया है, ये सभी पौधे कमजोर टाइप के हैं। यानी इनके जो तने होते हैं वो कमजोर होते हैं, जो अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते। तो वही कह रहा है कमजोर तने वाले पौधों को सीधा खड़े करने के लिए, क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, सहारे की जरूरत होती है। तो या तो वो भूमि पर फैल जाते हैं या फिर किसी के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। जो भूमि पर फैलते हैं उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये आपके पास जो चित्र दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं विसर्पी लता। इनमें इतनी ताकत नहीं होती है कि ये खड़े हो सके, तो इसीलिए नीचे लेट जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहारों से ऊपर चढ़ जाते हैं। वो कह रहा है जबकि कुछ पौधों को चढ़ने के लिए सहारों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं बेटा आरोही लता। देखो ये है विसर्पी लता और ये है आरोही लता। इन दोनों में फर्क क्या है? विसर्पी कैसे याद रख सकते हैं? नाम से पता लग रहा है विसर्पी, यानी सर्प जैसा कुछ आ रहा है ना इसमें। सर्प मतलब होता है सांप, यानी कि जो सांप जैसी कैटेगरी में आते हैं। सांप कैसे चलते हैं? रेंगते हैं ना नीचे। तो वही विसर्पी लताएं जो होती हैं वो जमीन पर रेंगने वाली होती हैं, यानी कि ऊपर नहीं चढ़ती है, जमीन पर ही फैल जाती है। वहीं पर आरोही लताएं ऐसी लताएं होती हैं जिनको सहारे की जरूरत होती है और ये ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मनी प्लांट जो है वो आरोही लता में क्लासिफाई किया जाएगा। अब कहता है क्या कि ये ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को हम आरोही पौधे या आरोही लता कहते हैं, जो आपने चित्र 7.5 में भी देखा। ये साग, झाड़ी और पौधों से भिन्न है, ये ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं दूसरे उनसे भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे, यानी आपके गमले के अंदर भी बेटा कुछ पौधे तो होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। जो आपके आसपास में बेटा पाए जा रहे हैं उनका नाम बताना है। जैसे आसपास में आप पेड़ पौधों में लिख सकते हैं। आपके आसपास में हो सकता है कि पीपल का पेड़ हो, ठीक है, ये अमूमन पेड़ होते हैं जो पाए जाते हैं। कीकड़ का हो बेटा, या फिर आपके आसपास में आम का पेड़ हो, या फिर बबूल का पेड़ हो। ऐसे पेड़ आपके आसपास में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं झाड़ियों की, तो झाड़ियों में हम नींबू को क्लासिफाई कर देते हैं। नींबू जो है वो झाड़ियों में आ जाता है। बेरी जो होते हैं वो झाड़ियों में आ जाता है, तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप विसर्पी लताओं में कहते हैं तो कद्दू, लौकी, ये विसर्पी लताओं में आते हैं। उसके बाद आता है बेटा आरोही लताएं। आरोही लताओं में आप मनी प्लांट डाल सकते हैं, गिलोई डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो हमारे शाक होते हैं उसमें आप पालक डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, मिर्च डाल सकते हो, ये सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद है 7.2। आज हम बात करेंगे आगे 7.2 के बारे में। क्या कह रहा है ये? अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। यानी हमारे आसपास में जो भी पेड़ पौधे अब तक जो हमने बेटा अब तक अवलोकन किया, अब तक हमने जाना, उनको भी देख सकते हैं आप। कुछ अन्य पौधे भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उनको आप देखें, अवलोकन करें। कर लिया आपने? अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। यानी कि आपके साथी ने किसी और पौधे या पेड़ की बात की होगी, उन्होंने कुछ और पेड़ पौधे लिए होंगे। तो कह रहे हैं क्या कि अपने साथी द्वारा जो चूज किया हुआ पौधा है और आपके द्वारा जो चूज किया हुआ पौधा है बेटा, इन दोनों के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है, अवलोकन करना है। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फूल, फल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तनों से ही ये सभी चीजें जो है वो विकसित होकर बाहर की तरफ निकलती हैं। जो हमारा मेन तना होता है उसी से शाखाएं निकलती हैं बेटा, उसी से पत्तियां निकलती हैं, उसी पर फूल, फल इत्यादि लगते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि ये सभी चीजें हमने यहाँ पर नोटिस की कि शाखाएं किस लिए कह सकते हो जरूरी है। शाखाएं जो है वो मजबूती देती हैं और शाखाओं से ही आप कह सकते हैं पोषक तत्व जो है हर एक अंग तक पहुंच पाता है। अब है हमारे पास क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री में हमारे पास एक गिलास, जल, लाल स्याही, या फिर शाकीय पौधे ले सकते हैं, पेड़ ले सकते हैं, या फिर बेटा झाड़ी भी ले सकते हैं आप।
अब ब्लेड ले लेना है आपको, पेड़ तो नहीं ले सकते क्योंकि पेड़ तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उनका एक तना ले सकते हैं आप। पूरे पेड़ से हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो आप तना ले सकते हैं। अब तना क्या कार्य करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। गिलास को 2/3 जल से भर देना है, जल में लाल स्याही डाल देना है बेटा, और या फिर नीली भी डाल सकते हैं आप। नीली स्याही जो है वो हरे कलर के पत्ते पर आपको कम दिखाई देगी, या फिर आप कह सकते हो फूलों में कम आएगी, इसीलिए आप लाल ले लें। स्याही की कुछ बूंदे आप डालें, किसमें डालेंगे बेटा, पानी में, और शाक के तने को गिलास में रख दें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से। अगले दिन इस जो शाखा को आपने डाला था उसका अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भागों पर लाल रंग नजर आ रहा है? क्या उसके कुछ हिस्सों पर कुछ लाल लाल कलर के धब्बे नजर आ रहे हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है, यानी जो रंग आपने बेटा पानी में डाला था वो तनों में नजर आने लग जाता है। अगर ऐसा लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहां से कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, कहां से कहां तक पहुंचा? तो ये बेटा पानी से लेकर शाखाओं में पहुंचा और उसके बाद पत्तियों में पहुंचा। कैसे पहुंचा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शाखाएं होती हैं या फिर तने होते हैं बेटा, वो कहीं ना कहीं पोषक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सिंपल सी चीज हमें क्या पता चली कि जो शाखाएं होती हैं ये पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। चित्र 7.7 जल में तने में जल ऊपर चढ़ता है और तने के खुले सिरों को हम देखें तो ऐसा दिखाई देता है, यानी कि जो जल ऊपर की तरफ चढ़ेगा बेटा, जिसके फलस्वरूप वो इंक को भी ऊपर तक लेकर जाएगा और तनों के अंदर आपको धब्बे दिखाई देंगे। और यही चीज आप काफी लंबे समय तक करें, यानी कि अगर आप 3-4 दिनों के लिए उस शाखा को उस पानी के अंदर छोड़ दें तो आप नोटिस करेंगे बेटा कि पत्तों के अंदर भी आप लाल लाल कलर के धब्बे देख सकते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो हमने यहां पर क्या सीखा बच्चों कि जल को ऊपर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तना करता है। अर्थात तना जो है जल का संवहन करता है। संवहन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, यानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पोषक पदार्थों को जड़ से अन्य भागों तक पहुंचाने का काम तनों का होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पौधों में तनों का क्या काम होता है, तो आप 2 चीजें मुख्यतः लिखेंगे। सबसे पहली चीज, तने पौधों को मजबूती देते हैं जिससे कि वो सीधे खड़े रहें। दूसरी चीज आप लिखेंगे, तने जो है विभिन्न पोषक पदार्थों जैसे जल और अन्य खनिज लवणों को जड़ द्वारा अवशोषित जो किया गया होता है उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि पत्तियों तक। अब हम बात करेंगे पत्तियों के बारे में कि पत्तियों का क्या काम है। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। कोशिश कीजिए बनाने की, आप बिल्कुल बना पाएंगे। आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है। क्या इन सभी की आकृति, आकार, रंग में परिवर्तन है? क्या ये सभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं भैया, पत्ते अलग अलग पौधों के अलग अलग होते हैं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई होती है? नोड के द्वारा। एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके द्वारा वो जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं नोड, या फिर आप कह सकते हैं उसे पर्णवृंत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से वो जुड़ा रहता है या जुड़ी होती है उसे हम कहते हैं पर्णवृंत। उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत। पत्ती के चपटे भाग को हम फलक कहते हैं, यानी कि फलक वो हिस्सा होता है जो पत्तियों का चपटा भाग होता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? बिल्कुल होता है। सभी पत्तियों को बेटा शाखाओं से जुड़ने की आवश्यकता होती है और सभी पत्तियों को शाखाओं से जोड़ने का काम पर्णवृंत ही करते हैं, या तनों से जोड़ने का काम पर्णवृंत ही करते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं बेटा लिखा हुआ है पत्ती और पर्णवृंत। ये वाला हिस्सा ये तना है, तने से जुड़ा हुआ है, पटल है, और बीच में जो चपटा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम फलक। अब पत्तियों में भी सभी पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके बारे में जानना जरूरी है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो क्रियाकलाप कीजिए और आपको इस विचार पर कह सकते हो सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी छाप छोड़ सकते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3 बहुत ही सरल क्रियाकलाप है। ये बेटा पहले आप लोगों ने सिक्कों से किया था, है ना। छोटे सिक्के ले लेते हैं हम, 1-2 रुपए के कॉइन,
और उसको बेटा पेपर के एक साइड रखते हैं, उसके ऊपर पेपर रखकर पेंसिल को तिरछा करके ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे पेज के ऊपर सिक्का छप जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोगों ने नहीं किया बेटा तो अभी करें, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कह रहेगा कि जैसे आपने सिक्कों के साथ किया था वैसे ही आपको क्या करना है, पत्ती के साथ भी करना है। एक पत्ती को सफेद कागज अथवा कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए, जैसा कि चित्र 7.9 में दर्शाया गया है उस तरीके से, और इसको पेज के नीचे दबाकर अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए। एकदम सीधा नहीं पकड़ेंगे बेटा, पेज फट जाएगा और लाइनें नहीं बनेंगी। तिरछा हल्के हाथों से, और उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती रखी है धीरे धीरे रगड़िए हल्के हाथों से। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? बिल्कुल हाँ। क्या यह छाप पत्ती की तरह है? बिल्कुल हाँ। पत्ती की इन रेखांकित संरचना को हम शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिरा। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी शिरा दिखाई देती है? हाँ, इसे हम कहते हैं मध्य शिरा। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिरा विन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो इसे हम कहते हैं जालिका रूपी शिराएं, और यदि बेटा समांतर है तो उन्हें कहते हैं हम समांतर शिरा विन्यास। तो ये चीज भी हमें यहां पर सीखने के लिए मिल गई कि समांतर और जालिका वाले जो शिरा विन्यास होते हैं वो कैसे होते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उसकी शिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। यानी कि अब विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, हर किसी की पत्ती तोड़कर आप कहां जमा करोगे? वो वेस्ट हो जाएगा। और पत्तियां पौधों के लिए बहुत जरूरी बेटा, क्योंकि भोजन वही बनाते हैं। तो इसलिए पौधों के पत्तियों को आपको तोड़ना नहीं है, बस पौधों पर लगे लगे ही उसका आपको अवलोकन करना है। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां कार्य क्या करती है, यानी कि उनका कार्य क्या होता है। अब जैसा कि देख सकते हैं बेटा, चित्र 7.8 में दिखाया गया था कि ये वाला है पर्णवृंत, ठीक है, और इसमें एक मोटी लाइन बीचों बीच यहां पर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। दिख रहा होगा, उम्मीद है। ये बीच वाली लाइन बेटा, ये वाली, इसको कहते हैं मध्य शिरा, जो यहां पर लिखा गया था। देखो, मध्य शिरा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर पतली पतली रेखाएं ऐसे ऐसे करके इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई है, फिर इसके साथ भी पतली पतली रेखाएं कुछ ऐसे ऐसे बाहर निकली हुई होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे। तो इसे कहते हैं बेटा जालिका रूपी शिराएं, जिसमें जालिका यानी जाली जैसी संरचना होती है, बहुत सारे भाग होते हैं और ऐसे ऐसे करके बिखरे हुए होते हैं। इसे कहते हैं जालिका रूपी शिराएं या शिरा विन्यास। अब ये जो शिरा विन्यास है इसमें समांतर टाइप के भी होते हैं। समांतर वाले ये है बेटा, देखो आप यहाँ पर आप साफ देख सकते हो, ये यहाँ पर जो है पीपल का पत्ता लिया गया, इसमें एकदम सीधी जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये है बेटा आपकी मध्य शिरा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना है, फिर यहाँ पर ऐसी संरचना है। गौर से अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसी संरचना है, फिर यहाँ पर पतली सी संरचना है, फिर इसके बगल में है ऐसे, ऐसे ही यहाँ पर संरचना है। तो ये संरचनाएं आपस में समांतर नहीं है, बिल्कुल जाल की तरह फैली हुई हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं जालिका शिरा विन्यास। वहीं पर समांतर शिरा विन्यास क्या होता है? इसमें रेखाएं जो होती है पत्तियों के अंदर, ये सब समांतर होती हैं। जैसे बेटा आपके मक्के के पत्ते होते हैं या फिर बेटा एलोवेरा के पत्ते होते हैं, वो आपके समांतर शिरा विन्यास में डाले जाएंगे। अब कहते हैं क्या कि क्रियाकलाप 4 कीजिए और अवलोकन कीजिए। आवश्यक सामग्री है आपको साग का पौधा, पॉलीथीन, 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागे लेने हैं आपको। इस क्रियाकलाप को दिन के समय ही करना है जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना है, यानी ऐसे पौधे जो हरे भरे हैं, स्वस्थ हैं और जो धूप में होते हैं। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर आधे भाग को बांध दीजिए, यानी धागे से आपको आधे भाग को बांध देना है। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए, यानी कुछ ऐसा। समझ में आ गया? क्लियर है? कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के अंतरपृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? हाँ। किस थैली में जल की बूंदी दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह जल की बूंदें कहां से आई? अब कह रहे क्या, क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन को जो आपने लगाया है बेटा उसको हटाना ना भूलें, वरना पौधा सूख जाएगा। तो वही कह रहे हैं क्या कि बहुत ही सिंपल सा क्रियाकलाप है, बहुत ही सिंपल क्रियाकलाप है। कह रहा है कि आपको 2 थैलियां लेनी है, एक स्वस्थ पौधा लेना है,
पौधे के किसी भाग को काटना छाटना नहीं है बेटा, पौधे को लेकर उसके कुछ हिस्से को पॉलीथीन से कवर कर लेना है, धागा या टेप लगा देना है बेटा। धागा इसलिए बोला जाता है जिससे कि आप उसे बाद में आसानी से हटा सके, टेप भी आप लगा सकते हैं। लगा दिया आपने। अब क्या रहेगा कि आप उसको 1.5-2 घंटे के लिए रहने दें, जैसा पौधा था वैसा ही रहने दें, पन्नी को ना हटाएं। कुछ देर बाद जब आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे पन्नी के नीचे भाप जैसी, पन्नी के अंदर मतलब भाप जैसी संरचना कुछ दिखाई देगी। ये पानी, ये भाप आया कहां से? तो वही बताना चाह रहा है कि जिस पौधे के ऊपर पन्नी लपेटा गया है वो पन्नी के अंदर भाप जम जाएगा, और वैसे नॉर्मल पन्नी को अगर आपने बांधकर वहीं पर रखा हुआ है तो उस पन्नी के अंदर भाप नहीं नजर आएगा। तो क्या रहेगा कि किस थैली में आपका जो है भाप जमा हो गया, तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो पौधे वाले में हो गया, और दूसरे पन्नी में क्यों नहीं हुआ वो आपको बताना है। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, पत्तियों से बेटा जल का निकास होता है, जल वाष्प बनकर बाहर निकलता रहता है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है, यानी कि जल निष्कासित क्यों होता है? जब पौधे बेटा जल को नीचे से अवशोषित करते हैं तो उनको जल से ज्यादा आवश्यकता पोषक तत्वों की होती है। तो जब वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं तो अधिक मात्रा में जो जल होता है वो उनके पत्तियों से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर वो पत्तियों से बाहर नहीं निकलेगा बेटा तो वहां पर जल की मात्रा बढ़ जाएगी और पौधे फिर अन्य पोषक तत्वों को जड़ से नहीं खींच पाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, वो जल का निकास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत जोरों की प्यास लगी, आपने भर पेट पानी पी लिया, पीने के बाद आपको बहुत जोर से सुसु आ गई। अब सुसु आप जा नहीं रहे हो लेकिन पानी पिए जा रहे हो, तो होगा क्या? पानी पीने का आपका मन नहीं करेगा, आप पानी नहीं पियोगे क्योंकि आप सुसु नहीं गए हो। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो शरीर से बाहर आना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि पौधे जो नीचे से अवशोषित करते हैं जल को, तो उसके जो खनिज लवण होते हैं उनको तो वो अवशोषित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, उससे वो अपना खाना बनाते हैं, और जो जल होता है बेटा उसको वो वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसको हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन। जल की यह बूंदें पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकली और इस क्रियाकलाप को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इससे पौधे के बारे में और विशेष रूप से 14वां जो पाठ है बेटा उसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अध्ययन करके देख पाते हैं? हाँ, अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, जल विभिन्न अवस्थाओं में होता है। हमने कहा था कि जल ठोस अवस्था में गर्म करते हैं तो मतलब द्रव्य अवस्था में आ जाता है, और गर्म करते हैं बेटा तो वो वाष्प अवस्था में आ जाता है। यानी जल की 3 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो जल है वो द्रव्य अवस्था में अवशोषित की गई थी, लेकिन ऊपर जो मिला वो मिला वाष्प की अवस्था में। अब सवाल उठता है कि वो वाष्प की अवस्था में आया कैसे? तो पौधों के अंदर छोटे छोटे से छेद होते बेटा, जिन छेदों से वो पानी बाहर आता है और वो वाष्प बनकर बाहर आता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। हमने पढ़ा था द्रव्य है, हमने पढ़ा था ठोस है, हमने पढ़ा था गैस है। उन प्रक्रम या उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगे। उसे हम कहते हैं बेटा संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। पत्तियों का और भी कार्य है। पत्तियों का क्या कार्य है बेटा? पत्तियों के और भी कार्य है भोजन बनाना। आइए इसका अध्ययन करें और जाने कि पत्तियों के और क्या कार्य हैं। क्रियाकलाप नंबर है 5। आवश्यक सामग्री है पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन, विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्ण रूप से डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधा भरे बीकर में रखिए, यानी परखनली को आप बीकर में रख देंगे। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतया बाहर ना निकल जाए। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालें, जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। आप क्या देखते हैं? आप इसके प्रेक्षण से क्या समझ पाते हैं? तो कह रहे हैं कि आप इसके प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक तत्वों में उपस्थित जो हमने मंड की उपस्थिति के बारे में जांच की थी बेटा, उससे आप कर सकते हैं। मंड की उपस्थिति के बारे में जांच का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आप समझ सकते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश की मदद से मंड बनाती है, और यही वजह है कि पत्तियां भी आयोडीन की विलयन में डालने के बाद अपना रंग परिवर्तित करती हैं।
और जैसे हमने बेटा वहां पर पढ़ा था कि जो आलू का रंग था वो या तो नीला हो जाएगा या गहरा नीला या फिर काला हो जाएगा, वैसे ही यहां पर भी सेम होने वाला है। चित्र 7.12 पत्ती में क्या है? पत्ती में क्या है? मंड है। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो कहते हैं पहले आप हरी पत्ती लीजिए, उसमें बेटा स्पिरिट लेंगे, स्पिरिट में कुछ देर तक आप पत्ती को डुबो कर रखेंगे और डुबोने के बाद बेटा उसको बीकर में पानी लेकर आप उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे। तब तक गर्म करना है जब तक पत्ती का रंग बदल ना जाए। उसके बाद उस पत्ती को बेटा आपको बाहर निकालना है, आयोडीन का विलेन डालना है और उसका रंग जो है वो देखना है। टिप्पणी: क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। यानी बच्चे आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि स्पिरिट जो होता है वो ज्वलनशील होता है, बहुत जल्दी आग लग जाती है उसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा ये खतरनाक हो सकता है अगर आप केयरफुल ना करें एक्सपेरिमेंट को। तो इसीलिए स्पिरिट के केस के कारण ही आपके अध्यापक इसे करवा कर दिखाएंगे। नहीं करवाया होगा, मैं तो हूं जिंदाबाद, आपको आने वाले दिनों में आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा। और हरे रंग के पौधे की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं बेटा? पौधे। इस प्रक्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं पौधे, और इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन विभिन्न खनिज पदार्थों की मदद से बनाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ और क्लोरोफिल जो उनकी पत्तियों में पाया जाता है। यहां पर उसका जिक्र नहीं है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें से हमने देखा कि तना पत्तियों तक जल पहुंचाता है, पत्तियां जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती हैं, पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य अब जड़ों के बारे में हमें बताएगी, यानी जड़ के बारे में अब हम सीखेंगे। जड़ 7.4 चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। जो पहले हमने देखा था बेटा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये जो चित्र यहां पर है, पौधों को जल देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पर बूझो और यहां पर पहेली दोनों जो है वो जल डालते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पहेली और बूझो में कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों, वो आपको बताना है। यानी दोनों ही दे रहे हैं, पर जल कौन ठीक दे रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है कि पहेली दे रही है, क्योंकि वो गमले में डाल रही है, और बूझो जो है पत्तों पर डाल रहा है। और हमें पता है कि जो जल है वो जड़ से अवशोषित होता है, पत्तों से नहीं। पत्तों से तो निष्कासित होता है। तो बूझो पानी डाल तो रहा है, पर वो सही से नहीं डाल रहा। हाँ, थोड़ा बहुत हमें पत्तों पर डालना चाहिए, क्योंकि पत्तों के ऊपर बेटा धूल मिट्टी जम जाती है और जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है। तो पत्ते साफ होने चाहिए, थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन पानी में कहां डालना होता है? जड़ों में। तो वही बात यहां पर कह रहा है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? जड़ है। आइए क्रियाकलाप करें और समझने की कोशिश करें। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री हमारे पास क्या है? 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची और जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। अकेला बच्चा जो है परेशान हो जाएगा, क्योंकि दोनों गमले देखने पड़ेंगे। बगीचे में या बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी पूर्वक उखाड़िए। खरपतवार होता है बेटा ऐसे पौधे जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं और जो बेटा छोटे छोटे से होते हैं, तो उनको आपको लेना है और उनको उखाड़ लेना है। दोनों एक समान होने चाहिए। एक समान का मतलब एक जैसे आकार के नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन पौधे एक ही प्रकार के होने चाहिए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे। उखाड़ना है बेटा, उसको तोड़ना नहीं है। ऐसा चाहिए हमें। खरपतवार के एक पौधे को गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। जैसा कि आपने चित्र में देखा बेटा, हमें एक में ऐसे डालना है और एक में बेटा उसकी जड़ों को काट कर लगा देना है, ठीक है। दोनों सेम प्रकार के पौधे होने चाहिए। इनमें नियमित रूप से आप जल देते रहिए। 1 सप्ताह के पश्चात, 1 सप्ताह के बाद इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? नहीं भैया, कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? जो पौधा जड़ काट कर डाला गया था वो सूख जाएगा। क्यों? उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ। जिसके पास जड़ था बेटा वो स्वस्थ है, क्योंकि उसमें जो जल डाला गया था वो अवशोषित कर पा रहा था। हालांकि जल का अवशोषण जो है डायरेक्ट तनों से भी हो जाता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि वो उसकी जल पूर्ति कर सके।
इसीलिए बेटा जड़ों का होना बहुत जरूरी है। जड़ का अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हमें यहाँ पर जानने के लिए मिलता है, उसके लिए अलग क्रियाकलाप करेंगे। आवश्यक सामग्री है मक्का, चने और जो रुई है आदि, ये सब ले लेना है आपको। 2 कटोरी लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने डालिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद ना बन जाए, यानी कहने का मतलब उसमें से अंकुरण ना आ जाए। 1 सप्ताह बाद उसे खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर निकल जाता है? नहीं भैया, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसमें जकड़ जाता है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालने की जरूरत पड़ती है। कुछ पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं, उनकी जड़ें कमजोर होती है बेटा, तो वो आसानी से निकल जाते हैं। ऐसी सेम चीजें हमारे दांतों पर भी काम करती है बेटा। जब हमारे मसूड़े कमजोर पड़ जाते हैं तो दांत हमारे टूट जाते हैं, और जब मसूड़े मजबूत होते हैं तो दांत हमारे जकड़े रहते हैं। यही बोलता है ना, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जड़ का यही महत्वपूर्ण रोल है। हमारे दांतों में भी बेटा जो निचला हिस्सा होता है उसे हम दांतों की जड़ ही तो कहते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखते हैं, यानी जकड़े रखते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं बेटा, ये जनरली वैसे ही है। आप इसमें आसानी से जो है बीजों को अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर रुई डाल दिया गया जो यहाँ पर डाला गया है तो वो इस तरीके से जकड़ जाते हैं जिससे निकालना मुश्किल हो जाता है। अब कहता है क्या कि इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। जो जड़ होती हैं इन्हें हम पौधों का स्थिरक भी कहते हैं। आपने देखा कि तने व पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता होती है? क्या जड़ें भी बेटा विभिन्न प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। चलिए अब क्रियाकलाप 8 करते हैं। चित्र 7.16 एवं 7.16 बी, ए और बी है, ये को ध्यान पूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ को देखिए, और जो 7.16 है उसमें यहाँ पर ये देखिए, ये आपका मक्का है बेटा, और ये चना है। मक्के की जड़ है, ये चने की जड़ है। तो मक्के की जड़ जो है वो सीधी आ रही है, दिख रहा है आपको, और वहीं पर चने की जड़ जो है बेटा इसमें रेशो नजर आ रहे हैं, ऐसे इधर इधर भाग रही है ना। मेन तो है ही नीचे की तरफ, और इधर उधर भी है, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या कि अलग अलग प्रकार की जड़ें होती हैं। अब चित्र को आपने ध्यान से देख लिया। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ें जो है दोनों में क्या समानताएं हैं, और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं? यहां पर जो आप देख सकते हो, सीधी वाली जो ये जड़ है और ये जड़ है बेटा, ये दोनों में एक जैसी हैं। वहीं पर अगर हम कहें कि भैया इसके चारों तरफ नहीं है जबकि इसके चारों तरफ है, यानी दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विसमानताएं, ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप नंबर है 9 हमारे पास। अब खुले मैदान में जाइए जहां बहुत सारे खरपतवार यानी कि ऐसे पौधे उग रहे हो जिनका आपके लिए कोई यूज ना हो। खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद कर निकालिए, यानी जड़ों को बाहर निकालिए, और मिट्टी को धोकर अच्छी तरीके से जड़ों का अवलोकन कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि खरपतवार पौधे की जड़ें जो चित्र 7.16 ए की तरह है अथवा 7.16 बी की तरह है? कैसा दिखा आपको वो? तो कहता है जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए की तरह है उनको हम कहते हैं मूसला जड़। क्या कहते हैं बेटा? मूसला जड़, यानी इसमें जड़ें फैली रहती हैं, ऐसे बहुत सारी जड़ें होती हैं, और इसमें एक मूल जड़ होती है बेटा, एक मूल जड़ होती है, और इसे कहते हैं बेटा मूसला जड़। तथा छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.1 बी में दिखाई दे रहा है वैसा है, उसे हम क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा बेटा? यहां पर पढ़ा कि ये जो जड़ आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल बीचों बीच, इसे बोलते हैं मूसला जड़, ठीक है। ये मूल जड़ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं, ऐसे ऐसे तितर बितर फैली होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो जड़ें होती हैं इसे हम कहते हैं जनरली मूसला जड़, जो बीच वाली होती है बेटा, जो मुख्य जड़ होती है। और इसकी जो शाखाएं दिखाई दे रही है, मतलब जड़ों की भी जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पार्श्व जड़।
जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से जड़ का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। मूसला जड़ जो है वो बहुत अंदर तक जाते हैं और वहां से जल का अवशोषण करते हैं, और ये जो बगल में जड़ें होती है बेटा, ये इनके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं जिससे कि अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सके और मजबूती आ सके। अब वही कह रहे हैं क्या कि कुछ में ऐसे भी होते हैं जो एक मुख्य होता है, उनके ब्रांच होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई मुख्य नहीं होता, सभी आपस में इधर उधर फैले होते हैं, तो उन्हें कहते हैं झकड़ा जड़ या फिर बेटा आप कह सकते हैं रेशेदार जड़। एकत्रित किए गए पौधों को उनकी जड़ के आधार पर समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों का समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, और जो समूह बी है उनकी पत्तियों को देखिए, उनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब कहता है क्या कि अरे वाह मजा आ गया, मतलब बूझो कहता है मजा आ गया कैसे, कि भैया हम पत्तियों को देखकर उनकी जड़ों का अनुमान लगा सकते हैं। जिनकी पत्तियां बेटा ध्यान से देना जाली का शिरा विन्यास वाली होती है, जाली का शिरा विन्यास, जिनकी पत्तियों में ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, वो हमेशा ही बेटा मूल रोम वाले पौधे होंगे, यानी उनकी जड़ें जो होंगी वो मूसला जड़ वाली होंगी। वहीं पर जो समांतर वाली होती हैं, समांतर वाली, ठीक है, जिसमें समांतर शिरा विन्यास होता है बेटा, उसमें हमेशा ही रेशेदार जड़ होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा था मक्के के बारे में। मक्के का जो अगर आप देखें, गौर से देखें बेटा, तो मक्के के जो पौधे में पत्तियां हैं वो समांतर शिरा विन्यास वाली हैं, ठीक है, ऐसी होती है मक्के के अंदर भी। और जो मूसला जड़ वाले हैं उसमें बेटा सिरा विन्यास जालिका वाली होती है, यानी पत्तियों को देखकर आप उसकी जड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के शिरा विन्यास एवं जड़ प्रकार के अंदर एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार की सारणी बना सकते हैं और भर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। जैसे यहां पर पौधे का नाम होगा हमारा पीपल, पीपल के बारे में हमने पढ़ा था बेटा, पीपल का पेड़ लिया था हमने। सिरा विन्यास कैसा होगा इसमें? जालिका होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ा था, देखो ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग बीच बीच से वीडियो देख रहे हैं बेटा तो शायद आपको पता न लगे, हमने पर पढ़ा था, ये देखिए जालिका रूपी, जाली जैसे, और इसमें हमने पढ़ा था इस पत्ती के बारे में जो पीपल का था, देखिए जालिका वाला। तो यहाँ पर यही आपको देख देख कर भर लेना है। तो आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जालिका, ठीक है। राइटिंग मत देखना बेटा, गलत आ रही है क्या कर सकते हैं। पीपल और जड़ के प्रकार में कैसे आएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा मूसला, ठीक है, क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर मक्का ले सकते हो, चना ले सकते हो, ठीक है। मक्के के बारे में बात करें, सिरा विन्यास कैसा होगा बेटा इसका आपका होगा समांतर, ठीक है, इसका समांतर होता है। और इसमें जो जड़ होंगी बेटा वो होंगी रेशेदार, रेशेदार। ऐसे बेटा अमरूद आप ले सकते हो, या फिर और भी कोई और पौधा है आपके आसपास में, तो उसके पत्तों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्तियों के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, बनाती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है, संग्रहित होता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं, यानी जड़ों को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं तथा यह भोजन के रूप में खाया जाता है, या अपने भोजन को उन भागों में संग्रहित कर लेते हैं। बूझों के मस्तिष्क में ये विचार चल रहा था जो हमने पहले भी जिक्र कर लिया, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया, यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ें किस प्रकार से हैं तो क्या उनके पत्तों को उखाड़ना आवश्यक नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ चुके हैं कि अगर आप जानना चाहते हो कि उनकी जड़ें किस प्रकार की होगी बेटा, तो पत्तों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वह पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। बूम, हम भी दे सकते हैं भाई, हमें भी पता लग गया कि जिनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होता है उनकी जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ होती है, और जिनकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है? रेशेदार। नाउ चित्र 7.18, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह है, यानी कि अब आप देखिए यहां पर ऐसे ऐसे दिख रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है?
बिल्कुल बेटा, तना जो है वो नीचे से जल को अवशोषित करके ऊपर ले जाता है, खनिज लवणों को लेकर जाता है पत्तियों तक, और बेटा साथ ही बने हुए खाद्य पदार्थ जो पत्तियों में बनता है बेटा, उसको पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि ये तना जो होता है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। उसी से जल वगैरह अवशोषित होकर बेटा ऊपर जाते हैं और खनिज लवण इत्यादि ऊपर की तरफ जाते हैं, और वहीं पर उसी के द्वारा जो बना हुआ भोजन होता है पत्तियों से वो अन्य भागों तक पौधों के पहुंचता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि तना जो है वो दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। अब कह रहे हैं क्या कि लिखिए कि तने से कौन कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं। वही जल जाता है, खनिज लवण जाता है, पोषक तत्व वगैरह, और कौन से नीचे आते हैं, बने हुए जो भोज्य पदार्थ जो पत्तियों में बनते हैं बेटा वो नीचे आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। 7.5 पुष्प की संरचना। गुलाब के पौधे के 3 आरेख दिए गए हैं यहाँ पर, ABC जो कि 7.19 ABC है। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों, आपको वो बताना है। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? हाँ, होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर गुलाब का पौधा है जिसमें पत्ते के अलावा दिया गया है, खाली डंडी है, तो खाली डंडी देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पौधा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद पत्ती अगर मिल जाती है तो कुछ अंदाजा हमें लग जाता है, और जब उसके साथ फूल भी आ जाए तो बस, तो फिर तो हम सीधे तौर पर पहचान कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अध्ययन के लिए पुष्प का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी और गुलाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यानी कि एक पुष्प नहीं होते, इसके अंदर पुष्पों का गुच्छा होता है। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें और समझें। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका लेनी है आपको, जो किसी भी पौधे की हो सकती है, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, और साथ ही लेना है ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस और जल, ठीक है। 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, कर लेंगे। चित्र 7.20 पुष्प कलिका एवं पुष्प। ये बेटा आपके पास पुष्प कलिका है और ये आपका खिला हुआ पुष्प है। इसी से यानी कि पुष्प कलिका ही जब विकसित हो जाती है बेटा तो उससे फूल बन जाता है। इसके अंदर की पंखुड़ियां जो है पहले सिकुड़ी हुई होती हैं और फिर विकसित होकर फैल जाती हैं। इसका जो बाह्य दल होता है वो पुष्प को एक आप कह सकते हो आकृति देता है, और साथ ही आप कह सकते हो कली को सुरक्षा देता है। खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग या प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं, और जो बेटा उनका बाह्य दल होता है वो लगभग एक समान होता है, हरे रंग का। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहां बंद थी? कलिका या जो भी दे रखा था पीछे बेटा, उसका भाग कौन सा था? क्या उसके कौन कौन से भाग थे, मतलब ये पूछना चाह रहा है। क्या आपने अध्ययन किया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है और इन्हें बाह्य दल भी कहते हैं? पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला, इसमें कितने बाह्य दल हैं? अब सवाल उठता है कि यहां पर हमें क्या दिख पा रहा है, यहां पर हमें ढंग से नहीं दिख पा रहा है, पर अगर हम गौर से देखें तो यहां पर 1 है, 2 है बेटा, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो 5 बाह्य दल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र? बाह्य दल आपस में स्वतंत्र हैं, लेकिन ये नीचे से जुड़े हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए हम इसमें बोलेंगे जुड़े हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियों के रंग कैसे हैं? बाह्य दल हरे रंग का है, वहीं पर पंखुड़ियां जो है बेटा वो गुलाबी रंग की हैं। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है जो आप फूल लेंगे बेटा? क्योंकि यहां पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं अगर बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मोटा मोटा मुझे यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, पर आप एक फूल लेकर उसके हिसाब से उत्तर देंगे। आप इसे करते हुए थोड़ा सा अपने आप को डिफिकल्टी में महसूस कर रहे होंगे बेटा, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी फूल लीजिए और उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अथवा स्वतंत्र? यानी कि जो उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो जुड़े हुए हैं? नहीं, पंखुड़ियां स्वतंत्र होती हैं।
क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग हैं या संयुक्त? वो आप बेटा अपने प्रश्न के हिसाब से, जो आपने लिया होगा उसके हिसाब से आप करेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि सारणी 7.3 को हमें भरना है पुष्पों का प्रेक्षण। पौधे का नाम लिया हमने गुलाब, और बाह्य दल का रंग अनेक रंग होते हैं। इसमें जो है थोड़ा गुलाबी रंग भी होता है और थोड़ा हरा होता है, थोड़ा सा काला सा दिखाई देता है। पंखुड़ियों की संख्या 5 होती है। रंग कैसा है बेटा बताइए, इसका रंग कैसा है? थोड़ा पिंक है, गुलाबी रंग के भी होते हैं, थोड़े लाल रंग के भी होते हैं, सफेद गुलाब भी आता है, काला गुलाब भी आता है बेटा। बाह्य दल जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र, तो आप देखेंगे बाह्य दल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं नीचे की तरफ से, तो यहां पर जुड़े लिख लेंगे। पंखुड़ियां जुड़ी है अथवा स्वतंत्र, तो पंखुड़ियां अलग अलग हैं, बाह्य दल जुड़े हैं, पंखुड़ियां अलग हैं। पुंकेसर स्वतंत्र है अथवा पंखुड़ियों से जुड़े हैं तो स्वतंत्र है, ये याद रखना है। स्त्री केसर इसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं बेटा कि जो फूल होते हैं बेटा उसमें भी मेल और फीमेल भाग होते हैं। जैसे बॉय और गर्ल होते हैं ना, तो बॉय और गर्ल तो अलग अलग हैं, लेकिन जो फूल होते हैं उनमें बॉय और गर्ल वाला पार्ट एक ही फूल के अंदर पाया जाता है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए, अथवा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें, यानी कि जो आप तथा अपने प्रेक्षण को इसमें लिखना है। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। पुष्प के अतिरिक्त जो आंतरिक भाग होते हैं उनको भी आप देख सकते हैं, खाली बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से भी। उसको स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ियां अलग हो जाएंगी, जब पंखुड़ियां हो अथवा स्वतंत्र हो, पंखुड़ियां अलग हो जाएंगी तभी आप देख पाएंगे। उदाहरण के लिए धतूरा एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काट आप, यानी कि उसको लंबे रूप में काट कर आप उसके आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लंबे से होते हैं तो इसमें अंदर झांक पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको काट कर देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ी को हटाया जाता है या हटा दिया जाता है। चित्र 7.22 को ध्यान से देखें और अपने पुष्प के पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानें। 7.23 जो बगल में दे रखा है बेटा उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इनमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले, यानी कि जो भी अलग अलग पुष्प होते हैं उनमें पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर, जो पुरुष वाला भाग होता है उसको देखिए, दिखाया गया है उसको देखना है हमें। तो यहां पर वही कह रहा है कि पुष्प का भाग है बेटा, ये पूरा पुष्प है, उसको आधा लंबे रूप से काटा गया है। इसमें यहाँ पर पराग कोश है जहां पर पुरुष वाला हिस्सा होता है पुंकेसर, और बेटा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं ये होता है स्त्री केसर। पुंकेसर जो है वो पुरुष वाला भाग होता है और स्त्री केसर जो है वो मादा वाला भाग होता है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों की पहचान कर सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए, जो आपने पुष्प लिया होगा बेटा। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको वो दिखाई देते हैं। तो पुंकेसर ये सारे हैं। इसमें 2 भाग होते हैं बेटा पुंकेसर के अंदर। एक होता है पराग कोश, जहां पर बेटा असली जो पुरुष वाला भाग होता है वो संग्रहित होता है, जब ये विकसित हो जाते हैं तो फट जाता है, इससे बाहर निकल जाते हैं ये। और दूसरा होता है बेटा तंतु, जिनसे इनको पोषक तत्व मिलता रहता है। अभी कह रहा है कि स्त्री केसर के भाग हैं, स्त्री केसर के भाग की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें भी हमारे पास 3 हिस्से आ गए। वर्तिकाग्र जहां से पुंकेसर का अवशोषण होता है, या आप कैसे अवशोषण कह रहा हूं, मतलब अब अवशोषण ही कह सकते हैं। और उसके बाद वर्तिका होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक संरचना होती है। और अंडाशय बेटा जहां पर जाकर पुंकेसर और स्त्री केसर आपस में संयुक्त होकर नए पुष्प का निर्माण करते हैं। अपने पुष्प के स्त्री केसर का नामांकित चित्र आपको कॉपी में बनाना है। अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 11 के बारे में। आइए अब हम एक जो पुष्प है उसके अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला वाला भाग होता है जो फूला हुआ होता है। इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इसे काटा जाता है या काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार हटाया जाए, चित्र 7.25 एवं बी को ध्यान से देखिए, ए और बी को देखिए। तो देखिए आप ऐसे काटेंगे बेटा, काटने के बाद आप जैसे इसे काट लिया आपने, काटने के बाद इसे आप हटा लेंगे। हटाने के बाद आपको कुछ जो है वो ऐसा चित्र दिखाई देगा। 2 तरीके से, एक साइड से काटा आपने और एक बिल्कुल ऊपर से काटा, 2 तरीके से आपने काटा। पहला जो काटा है वो है लंबाई का काट और दूसरा है अनुप्रस्थ काट, बीचों बीच। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट को
जो है सेक्शन पर कुछ जल की बूंदे डाल दीजिए। जल रहेगा बेटा तो सूखेगा नहीं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी गोल संरचना दिखाई देती है? इसे बीजांड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? बीजांड, जहां पर बीज होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं मादा का वो भाग, मादा यानी कि स्त्री वाले पुष्प का वो हिस्सा जहां पर संलयन की प्रक्रिया होती है, यानी पुष्प के अंदर पाए जाने वाले स्त्री और पुरुष दोनों भाग आपस में संलयित होते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में बनाइए और कुछ और पुष्पों का अध्ययन कीजिए और अध्यापक की सहायता से पार्क से या अन्य बगीचों से लाकर उसे अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम लिखिए, माली की सहायता से नाम बता सकते हैं उसमें, और उसका अध्ययन कीजिए। उसे तोड़ना नहीं है, वहीं पर अध्ययन कीजिए। नोटबुक में जो भी आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर अपने प्रेक्षणों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है? क्या पुष्प ऐसे भी है जिनमें उपर्युक्त पुष्पांग में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इससे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान होते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दल की संख्या पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? तो ये सब बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या आप अब इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्प की संरचना एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल सहमत हैं हम। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल जो पंखुड़ियां हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर की संरचना है, उनमें अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग उपस्थित भी हो सकते हैं, कुछ में अनुपस्थित भी। आप पत्ती, तना, जड़ इन सभी के लक्षणों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा आपने। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना के अध्ययन के बारे में पढ़ा, आप पुष्पों के कार्यों के बारे में जान चुके हैं और इसके बारे में अगले कक्षा में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से फल का निर्माण होता है। चलिए अब हम कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख शब्द, पहला है बेटा आपके पास आरोही। आरोही मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं बेटा, जिनको चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है, उन्हें हम आरोही पौधे कहते हैं। संवहन, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसे हम संवहन कहते हैं। यह काम तनों द्वारा होता है। विसर्पी लता, विसर्पी लता ऐसी लताओं को कहते हैं जो चढ़ नहीं पाते बेटा, जो जमीन पर ही रहते हैं और सांप की तरह इधर उधर रेंगने वाले होते हैं। रेशेदार पौधे या जड़, रेशेदार जो जड़ होते हैं बेटा वो ऐसे जड़ होते हैं जिनमें सभी जड़ें समांतर होती हैं, इनमें कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं होता। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो समांतर शिरा विन्यास से बनी होती है। शाख, जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और हमारे आकार से छोटे होते हैं, और इनकी जो आप कह सकते हो शाखाएं होती हैं वो आधार से शुरू होती है। पार्श्व जड़, पार्श्व जड़ क्या होती है? जिन्हें हम कहते हैं कि जो मूसला जड़ होती है उनके बगल में, उनका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जो पार्श्व जड़ होती हैं। मध्य सिरा किसे कहते हैं? जो बहुत सारी जालिका जैसी शिराएं होती हैं उनके बीच से जो शिरा जाते हैं उसे हम मध्य शिरा कहते हैं। शिरा विन्यास अपने आप में पत्तियों के अंदर पाए जाने वाली संरचना है जो दो प्रकार की होती है, समांतर भी हो सकती है बेटा और ये जालिका वाली भी हो सकती हैं। उसके बाद है बीजांड। बीजांड होता है जहां पर बीज उत्पन्न होते हैं, ये स्त्री केसर का भाग होता है। समांतर शिरा विन्यास में सभी शिरा विन्यास जो होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, कोई भी एक दूसरे को काटते नहीं है। हर जगह की हर शिरा विन्यास की शुरुआत एक जगह से होती है। पंखुड़ियां पत्तियों में पाया जाता है जो कि रंग बिरंगे होते हैं। पर्णवृंत वो हिस्सा होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो पत्ते होते हैं वो तनों से जुड़े होते हैं। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और साथ ही बेटा क्लोरोफिल की मदद से। प्रकाश की रोशनी भी चाहिए वहां पर। उसके बाद स्त्री केसर क्या होता है? ये फूल का मादा जननांग होता है जहां पर आप कह सकते हैं बीजांड आ जाता है। उसके बाद बेटा हमने और भी भाग पढ़े थे, वो सभी आ जाते हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास एक दूसरे से एक ही पॉइंट पे जुड़ी होती हैं जो मूल शिरा विन्यास के साथ जुड़ी होती हैं। बाह्य दल होता है पुष्प का वो बाहरी हिस्सा जो पुष्प को सपोर्ट देता है और जहां से पंखुड़ियां जुड़ी होती हैं। झाड़ी शाख से बड़े होते हैं पर वृक्ष से छोटे होते हैं। पुंकेसर पुरुष वाला भाग जो पौधे का होता है, जो स्पेशली आप कह सकते हैं कि फूल का होता है, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। मूसला जड़ वो जड़ होती है जो मुख्य रूप से मोटी होती है और बहुत अंदर तक जाती है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने अंदर से जल का निष्कासन करते हैं पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र से। वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, इनके तने बहुत मोटे होते हैं और इनमें पत्तियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, शाखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। शिरा होती हैं जिनको आप पौधों की पत्तियों पर देख सकते हैं, कुछ संरचना होती है।
अब हम बात करेंगे सारांश के बारे में। सारांश क्या है, मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, क्या जाना। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के रूप में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्तियों में पर्णवृंत और फलक होते हैं। दो चीजें तो हमेशा होती है, क्योंकि देखो पत्तियों में पर्णवृंत तो होगा ही होगा क्योंकि वो तनों से जोड़ते हैं, और फलक तो होगा ही होगा जो चौड़ा हिस्सा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि फलक कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है, यानी कि जो पत्तियों के अंदर शिरा का प्रतिरूप होता है, जो देखने के लिए मिलता है आपको जाली जैसा या फिर समांतर, उसे हम कहते हैं शिरा विन्यास, जो जाली का रूपी भी हो सकता है और समांतर भी हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में बदलकर वायुमंडल में निष्कासित कर देती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और खनिज लवण की मात्रा से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी के साथ जकड़कर बनाए रखने का काम करती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ तथा रेशेदार जड़। मूसला जड़ वो जड़ होती है बेटा जो एक मुख्य जड़ होती है, उनके बगल में फिर पार्श्व जड़ होते हैं, और रेशेदार होते हैं बेटा जिनमें सभी जड़ें समांतर चलती रहती हैं। जाली का रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे की जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें होती हैं, यानी जिसमें जालिका होंगी उसमें मूसला जड़ होती है बेटा, और जिसमें बेटा समांतर सिरा विन्यास होगी उसमें रेशेदार जड़ें मिलेंगी। ये बहुत की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भाग में पहुंचाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे दोहरा या आप कह सकते हो दो तरफा संवहन। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्य दल जो बाहर की तरफ हरे रंग के थे, पंखुड़ियां जो अंदर रंग बिरंगे होते हैं, पुंकेसर यानी पुरुष वाला भाग, स्त्री केसर यानी कि मादा वाला भाग। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट पूरा पढ़ लिया बेटा। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, पर उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर कराऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे कि मैं 6th क्लास की वीडियो जब अपलोड करता हूं तो आप तक पहुंच जाए वो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।